हम लोग एमए के फर्स्ट पेपर में हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि भाई इतिहास लेखन आदिकाल कौन कौन सी समस्याएं वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास लेखन की समस्याएं। इतिहास लेखन में कौन कौन सी समस्याएं हैं ये देखेंगे। इतिहास लेखन में फर्स्ट समस्या जो हमें दिखाई देती है वो है सामग्री संकलन की समस्या, और हिंदी साहित्य के प्रस्थान बिंदु में भाषा की समस्या नज़र आती है। थर्ड आती है काल विभाजन की समस्या। अब काल विभाजन में हमें देखते हैं कि उपलब्ध ज्ञात साहित्य प्रमाणिकता की समस्या, क्योंकि हम प्रमाण नहीं है अच्छे से, है ना, और साहित्य कसौटी का निर्धारण में अनिश्चय है। साहित्य में कुछ लुप्त है, कुछ प्रकाश में नहीं है, कुछ ग्रंथों में दबा हुआ है, कुछ में जानकारी का अभाव है। आगे देखते हैं, कुछ पंडियों में ग्रंथों में दबा है तो कुछ प्रकाशन की समस्याओं में है। और विभाजन, काल विभाजन, तो विभाजन कैसे होना चाहिए, साहित्यिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए। फिर इतिहास लेखन में एक समस्या और आती है, वही नामकरण की समस्या। शुक्ल जी ने करा है आगे नामकरण, वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल, इन्होंने दोहरा नामकरण भी किया है। एच पी द्विवेदी ने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, राम कुमार वर्मा ने किया है। और अन्य समस्याएं आती है कि भाई फर्स्ट कहानी किसे माने, उपन्यास, नाटक, ये सारी चीज़ें। अब इतिहास लेखन में ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन देखते हैं हम, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखी थी उन्होंने पुस्तक। इनमें इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य में अभी तक ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनके निर्धारण में शक किया जा सकता है, जैसे गोरखनाथ का समय, जयमल का गद्य, सूरदास की जन्मतिथि, कबीर का चरित्र आदि विषयों पर अभी तक निश्चित मत नहीं हो पाया है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन परंपरा को भूमिका में हम लिख सकते हैं, वही इतिहास लेखन कैसे कैसी परंपरा हुई, कि मतलब भाई कहानी, उपन्यास, इतिहास लेखन मत स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से नहीं हुआ। तो इतिहास लेखन में जो समय से पहला प्रयास किया है वो किया है गारसद तासी ने, और गारसद तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दललित हिंदुस्तानी, जिसके दो भाग है, फर्स्ट 1839 एंड 1847 में आया था। फर्स्ट भाग इसमें आया था, सेकंड भाग 1847 में आया था। अब जो यह जो बुक है इसमें 738 कवियों के बारे में वर्णानुसार लिख दिया गया है, और जो इसका हिंदी अनुवाद किया है वो प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में हुआ था प्रकाशन में। फिर दूसरा इतिहास लेखन से में है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव सिंह सरोज, जिसमें 1000 कवियों का ही वर्णानुसार लिखा है इन्होंने भी, है ना। फिर डॉक्टर अब्राहम गिरेसन, जिन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में लिखा है इन्होंने, और इनमें 951 लेखक हैं। अब आगे देखते हैं मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधु ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद, और मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 5000 कवियों के बारे में वर्णानुक्रम लिख दिया गया था, और ये 8 खंड है इसके, ना, प्रारंभिक काल, अलंकृत काल, वर्तमान काल, परिवर्तन काल, ऐसे। और शुक्ल जी ने इस बारे में एक अच्छी लाइन कही है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आगे देखते हैं हम, शुक्ल जी का ही आगे ही है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरिक विचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। और जनता की प्रवृत्ति के जनता की चित्रवृत्ति परिवर्तन के चलते चलते राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन भी आवश्यक है। कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जनता की चित्रवृत्ति जो संचित प्रतिबिंब है उन उसी में हमें साहित्य दिखता है, और जनता की चित्रवृत्ति जैसे बदलती जाती है वैसे साहित्य में परिवर्तन होता जाता है। और जनता की चित्र परिवर्तन के चलते चलते राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन करना भी आवश्यक है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतलब इतिहास बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इनकी जो बुक्स हैं उनमें दिखता है इतिहास के बारे में, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी तीनों पुस्तकें हैं जो नेट जेआरएफ के पेपर में
क्रम वाइज आ जाती है। और दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इसमें भी इतिहास की परंपरा देखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। दूसरी है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हम जानते हैं कि आदिकाल जो नाम है वो है मिस्र बंधुओं ने अपनी उसमें दिया था, लेकिन इसे जो मतलब प्रायिकता दी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। तभी से आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के उसमें ही जाना जाता है। आदिकालीन साहित्य विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। तो शुक्ल जी ने इसका जो कालक्रम है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने ईस्वी में माना था। अब वही इनकी विभिन्न परिस्थितियों का प्रकाशन करना, तो इस कौन कौन सी परिस्थिति जिन पर आदिकाल आया था भाई, जिसमें हम देखते हैं कि भाई राजनीतिक भाई हर्षवर्धन था उस टाइम पे, या उनको आक्रमण हो रहा था ज़्यादातर, इस्लाम समव्यवर पृथ्वीराज चौहान का गोरी आया था उस टाइम पे। अब धार्मिक स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे ठीक ठाक ही, और इस टाइम पे शंकराचार्य का अद्वैतवाद चल रहा था। दक्षिण में अलवार नयनार संत थे, कर्मकांड आडंबर जादू टोना मंत्र इत्यादि ज़्यादातर थे इस टाइम पे। सामाजिक परिस्थितियाँ क्या क्या, कौन कौन सी, जाति बंटवारा, समाज असंगठित था, ऊंच नीच की भावना थी, गोत्र वर्ण अलग अलग थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सती प्रथा, जीवन त्रस्त से व्यस्त था बहुत ज़्यादातर। संस्कृति परिवेश कैसा था इस टाइम पे, मूर्ति पूजा विरोध तोड़ा गया था मोहम्मद गोरी, और अनेक देवी देवताओं को पूजन और प्रकट हो रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। इसमें शक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे। और आर्थिक में ये थी भाई, सोने की, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो मोहम्मद गोरी और ये सारे लोग आए थे तो इन्हें लूट मार, भोग विलास, अंधविश्वास और धन खर्च इत्यादि हो रहे थे। और साहित्यिक परिस्थितियों में इस टाइम पर संस्कृत का बढ़ावा था। साथ में प्राकृत अपभ्रंश भी थी, जिसमें परमचर्या लिखी गई थी, वीर गाथा और विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो। आगे हम देखते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रकाश डालते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों यानी कि विशेषताएं जैसे भूमिका, प्राचीन परंपरा के नवीन सूत्रवाद, जिसमें कवित्वमय प्रतिभा, जैसे कि वही प्राचीन परंपरा नवीन सूत्रवाद, जैसे कि इस टाइम पे कवि जो थे वो कविताएं बहुत ज़्यादा लिख रहे थे, जैसे सव्यभू, ये सारे लोग। वर्ण वस्तु क्या थी इस टाइम पे, श्रृंगार, वीर रस, लोकानुरंजक। और साहित्यिक प्रवृत्तियों क्रमिक विकास हो रहा था, प्रकृति निरूपण था, कलात्मक अभिव्यंजना हो रही थी। डिंगल पिंगल से, डिंगल यानी कि राजस्थानी मिश्रित प्लस वीरात्मक, पिंगल में व्रज मिश्रित श्रृंगार। काव्य रूप था रासु काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य। शिल्प विधान कड़वक धुआ छंद का ही रूपांतर हो रहा था। अब आदिकाल को सम्यक रूप से समझने के लिए हमें 3 भागों में विभक्त कर समझना पड़ेगा, जैसे कि धार्मिक साहित्य, चारण साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, शुक्ल विविध धर्मों की रचनाओं को साहित्यों को रचनाओं को समाविष्ट नहीं मानते हैं। इनके ही विरोधी हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरे, अगर ऐसे करेंगे वही साहित्य रचनाओं को समाविष्ट नहीं मानेंगे तो पूरा साहित्य ही बाहर हो जाएगा। सिद्ध कवि कौन होते हैं, धार्मिक साहित्य में ही आते हैं सिद्ध कवि। सिद्ध कवि तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इनको सिद्ध कवि कहा गया, मतलब सिद्ध साहित्य है ये एक्चुअली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल संख्यार्थन, इन्होंने इनकी संख्या 80 मानी है। फिर बौद्ध धर्म की महायान सागा, वज्रयन सागा से प्रभावित थे। सिद्ध साहित्य में गृहस्थ जीवन पर बल था, शंकर एवं शैव मत प्रभावित था, योग साधना पर बल था। फिर अशिक्षित हीन जाति गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा था, जाति पाति की निंदा करी गई थी, ब्राह्मणवाद का खंडन किया था, जनभाषा में साहित्य लिखा था। फिर सिद्ध साहित्य में सरप्पा महत्वपूर्ण कवि है, जिनकी रचना है दुआ को, शोरशाली अपभ्रंश से प्रभावित, शोरशाली अपभ्रंश है ये, और गुरु सेवा की प्रधानता है इस दुआ कोश में। और दूसरे कवि हैं सबरपा, जिनकी रचना है चर्यापद, जिन्होंने सहज जीवन पर बल और माया का विरोध किया है। लुइपा है वो सिद्ध कवि में सर्वोच्च कवि हैं, और इन्होंने रहस्य भावना की प्रधानता पर बल दिया था। अब हिंदी साहित्य पर
आदिकाल का क्या प्रभाव है उसमें बारे में राहुल संख्यार्तन लिखते हैं। यदि कवि काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, नए नए छंदों की सृष्टि करना इनका अद्भुत कृतित्व था और इन्होंने धुआ, सोरठा, चौपाई, छप्पे आदि कई सौ छंदों सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया है। और यही मतलब हिंदी साहित्य प्रभाव, कबीर, सूरदास, आगे इनके बारे में भी हम इनके ऊपर इनका प्रभाव देखते हैं। नाथ साहित्य में मुक्ति देने वाला, नाथ साहित्य होता है मुक्ति देने वाला। मूल प्रवर्तक थे इनके आदिनाथ। आदिनाथ में भगवान शिव को पर्याय माना गया है। सिद्धों को विकसित, इनके प्रवर्तक थे गोरखनाथ। हटियों को अपनाया गया, ठीक है। इसमें हट और सूर्य चंद्रमा इन पर ज़्यादातर बल दिया गया था। निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया। गुरु बल, मन अंतर्मुखी, इंद्रिय संयम बल, नारी पत्तन का कारण और ब्रह्मा का स्वरूप अद्वैतवादी था। इसमें लिखा है शब्द ही शब्द से परचो गयो, शब्द ही शब्द समाया। हठ योग पर बल देने के कारण जो जो पिंडे सोईसी ब्रह्मांडे। 9 लख पात्री आगे नाचे फी सहज अखाड़ा, ऐसा मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। नाथ साहित्य में ही महत्वपूर्ण है मत्स्येंद्र नाथ। इनका था कोलपंथ, जो गोरखनाथ के मतलब विरुद्ध तो नहीं था, मतलब ये गोरखनाथ ने मानते नहीं थे। इनकी रचना थी ज्ञान कारिका। और गोरखनाथ थे वो सिद्धांत प्रकृति के थे, वो बिल्कुल सिद्धांत पर डटे रहते थे। इसमें नारी को पतन का कारण माना था, जबकि मत्स्येंद्र नाथ ने नारी को पतन का कारण नहीं माना था। गोरखनाथ थे, उनकी महत्वपूर्ण रचना थी शब्दी मच्छेंद्र नाथ नामावली। अब आगे पढ़ते हैं हम आदिकाल में ही जैन साहित्य में सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय, इसे कारण जैन को विजय शाब्दिक अर्थ है इसका। इसके धर्म प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। और दया, करुणा, त्याग, बल, धर्म प्रचार, लोक भाषा, इन सब परमो धर्म पर बल दिया गया था। और वसुधैव कुंडकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इन्होंने जैसा देखा वैसा ही लिखा। भाषा अपभ्रंश थी। और पंचव्रत यानी पंचव्रत, सत्य, अहिंसा, परोपकारिता, प्रेम, भावना, अप्रिय इत्यादि पर इन्होंने बल दिया था ज़्यादातर। जैन साहित्य में कवि हुए सव्यभू, जिनको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का फर्स्ट कवि माना था। इनकी रचना है पोमचरियो, जैनी रामायण। इसमें जैनी रामायण दिखती है, जिसमें 5 कांड है, उत्तरकांड, सुंदरकांड। और इसमें प्रकृति वर्णन, युद्ध वर्णन और सव्यभू को ही पूर्ववंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पुष्पदंत कवि हैं, जिनको शिव सिंह सैंगर ने फर्स्ट कवि माना है हिंदी का। इनकी रचना है महापुराण में कृष्ण काव्य, हरिवंश पुराण दिखता है। थर्ड कवि हैं धनपाल की रचना है भविष्यत काल, जिसमें प्रेम व रोमांस का चित्रण है। दूसरा है चरण साहित्य, जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, 3 पढ़े। अब हम चरण साहित्य में होता है राजा की वीरता का ज्ञान किया जाता है। शौर्य, यश, बल, गुण, अतिशक्तिपूर्ण इनमें लिखा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भाई राजा है, राजाओं की शौर्य, यश, गुण, इनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। हम फर्स्ट पढ़ेंगे चरण साहित्य में रासो शब्द शुक्ल जी ने इन भाषा के शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस शब्द की रासो से निकला है। ये रासो में 3 प्रकार के हैं, वीर गाथात्मक रासो, श्रृंगार परक रासो और धार्मिक उपदेशमूलक रासो। फर्स्ट है वीर गाथात्मक रासो के बारे में। वीर गाथात्मक रासो में वे कवि आते हैं जो आशय कवि है, जिन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। शुक्ल जी ने इसी आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था, और ये स्वाभिमान सुखाय के ऊपर लिख रहे थे। भाई वीर गाथा रासों में फर्स्ट रचना आती है खुमाण रासो के रचनाकार है दलपति विजय, जिन्होंने मेवाड़ बप्पा रावल से राज सिंह के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। और इनकी भाषा थी डिंगल। हम्मीर के रचनाकार है शारंगधर।
विजयपाल रासो के रचनाकार है नल सिंह भाट। और राज रासो के रचनाकार है चंद्रवर दाई को शुक्ल जी ने महाकाव्य माना है और साथ में जाली ग्रंथ भी कहा है। पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 16,000 छंद फर्स्ट भाग में, सेकंड भाग में 7,000, थर्ड भाग में 3,500, फोर्थ भाग में 1,300 छंद हैं। इसका प्रकाशन नागरी पिचारणी काशी ने किया था। नागरी पिचारणी सभा काशी ने। इसकी हस्तलिखित उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पृथ्वीराज चौहान का जीवंत वर्णन है जिसमें संयोगित समयवर और शशिवर्ता विवाह का वर्णन है। अब हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वीराज में एक महत्वपूर्ण दुआ है, 12 बरस लो कूकर जिए जीवित और अरु 13 जिये सिहार बरस 18 छत्री जीवा आगे जीवन को दिक्का। पृथ्वीराज रासो के बारे में कई बार प्रश्न उठे हैं कि भाई ये अप्रमाणिकता है। अप्रमाणिकता कैसे कि भाई इसमें घटनाएं मेल नहीं खाती है, संविवर है दिखता नहीं है इतिहास में, माँ का नाम कंपूरी है इतिहास में, जबकि इस महाकाव्य में रासों में कमला है, भीम सिंह का वध इतिहास में है नहीं, गौरी की मृत्यु इतिहास में दिखाई नहीं गई है। और इस गौरी के बारे में ही है कि 4 बास 24 का अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चूके चौहान। गौरी को मारते वक्त ये पंक्तियां कही थी चंद्रवर्दे ने। फिर रामेश्वर का वध भी नहीं दिखता है, तिथियां अशुद्ध है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रमाणिकता के बारे में दशरथ शर्मा का बहुत अच्छा कथन है कि मूल रासो न तो जाली ग्रंथ है और न ही 16वीं शती का है। लघुत्तम प्रत्ययों के आधार पर घटना काल भाषा संबंधी विषमता का निराकरण हो जाता है। इस प्रति में चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। पृथ्वीराज विजय लघुत्तम प्रति के नामों में बहुत कम अंतर है। लघुत्तम प्रति में केवल इच्छावती के विवाह का चित्रण है। इसमें पृथ्वीराज पद्मावती के विवाह का प्रसंग भी नहीं है। इन आधारों पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि रासो ऐतिहासिकता अक्षुण है। पृथ्वीराज रासो में जो काव्य सुंदर है वो दिखता है, मुक्त कंठ से प्रशंसा, श्रृंगार रस, वीर रस भावपूर्ण है, हास्य रस है इसमें, और इसमें उत्तर भारत का समग्र मानचित्र दिखता है। संयोग और वियोग इसमें दिखता है, शब्दालंकार अर्थालंकार है इसमें, अभिधा लक्षणा व्यंजना का सौंदर्य विद्यमान दिखता है। तो आ गई है श्रृंगार प्रकाशों में प्रेम के बारे में वर्णन है, संयोग और वियोग और नायक नायिका को पुनर्मिलन के बारे में बताया जाए। इसमें फर्स्ट रचना आती है संदेश रासक के रचनाकार है अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फर्स्ट कवि माना है, जो 12वीं शताब्दी के हैं और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा है। संदेश रासक अपभ्रंश भाषा में है और खंड काव्य है और इसे आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगनी नायिका तथा मुल्तान के नायक की प्रेम कहानी है, पाकिस्तान के मुल्तान की प्रेम कहानी है। इसमें फर्स्ट भाग में संयोग है, दूसरे भाग में वियोग है और थर्ड भाग में संयोग वियोग का चित्रण है, विस्तृत वर्णन है। खंबात मतलब कि भाई विक्रमपुर की वियोग नायिका है, उसमें पाकिस्तान में प्रेम कहानी है। इसमें जो नायक है वो खंबात चले जाता है गुजरात। अब आगे पढ़ते हैं हम बीसलदेव रासो में है रचनाकार है नरपति नाले, जिन्होंने 1155 में लिखा था ये। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती, नायक का नाम है विग्रहराज चतुर्थ, और जो राजमती है वो भोज की पुत्री है, राजा भोज की पुत्री का नाम है राजमती। और इसमें संगारिक वर्णन किया गया है जो कार्तिक मास से आरंभ है। इसकी कथा यह है कि इसमें विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं कि हमारे राज्य में हीरे निकलते हैं, और राजमती बोलती थी गुजरात के एक राजा है उनके राज्य में तो हीरे निकलते हैं, उस बात से रुष्ट होकर ये गुजरात चले गए थे। अब उसमें ही इसके 4 खंडों में वर्णन है। फर्स्ट विवाह का है, दूसरा उड़ीसा प्रवास का, ये उड़ीसा चले जाते हैं रुष्ट का। फिर तीसरा है वृह वर्णन, चौथा में है कि भाई जो राजमती है वो अजमेर चली जाती है, फिर अजमेर से इसे जो राजा वृगराज है वो इन्हें वापस लाते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है,
हड़ाऊ का तूणीय जियों हाथ ने फेरे सौंसू वार। फिर इसका जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत भाषा श्लिष्ट है और संग विकसित है, और लोक संस्कृति के आधार पर देख सकते हैं इसमें उत्प्रेक्षा ज़्यादातर अलंकार है। हेम की कूपली महण की मूद। फिर हम देखते हैं धार्मिक रासो काव्य। धार्मिक रासो धार्मिक उद्देश्य, मतलब उद्देश्य इसका धार्मिक है, और गुरु के माध्यम से आत्मा उद्धार गीति काव्य और चैपू छंद है इसमें। उपदेश है रसायन रास, जिनदत्त सूरी ने इसे लिखा है। और दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। और थर्ड रचना है चंदबाला रास, जिसके कवि हैं आसगु नामक कवि, जिन्होंने चंदबाला के जीवन की करुण कथा और महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष का विस्तृत वर्णन किया है। फिर थर्ड आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जनता मनोरंजनार्थ के बारे में लिखा गया है, जिसमें अमीर खुसरो की मुकरियाँ, पहेलियाँ और विद्यापति का कृष्ण भक्ति है इसमें। अमीर खुसरो का जन्म 1255 से 1324 माना गया है। इनका पूरा नाम था अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा था, जिसके बारे में यह है कि अगर इनसे कुछ भी पूछना है तो हिंदुस्तानी भाषा में ही पूछना है। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी। इन्होंने कहा है हिंदू घरों और हिंदू की सांस्कृतिक मार्मिक अभिव्यक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे काहे को ब्याह हैं परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है महला दो महला और हमको दी है परदेश सुन बाबुल मोरे। इनकी प्रसिद्ध रचना है खलिक बारी, जिसमें अरबी शब्दों का पर्यायवाची कोश है। इनकी दूसरी रचना है पहेलियाँ। हिंदू व मुस्लिम जोड़ने का कार्य किया, जिसमें लिखा है एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा गिरा, चारों ओर एक थाल फिरे फिर मोती उसमें एक न गिरे। इन्होंने दो सकुने लिखे हैं पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी बल्ली क्यों। बल्ली का अर्थ होता है जली क्यों बाटी, और विद्या बिसरी क्यों। इसका अर्थ है कि भाई पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी बिली क्यों और विद्या बिसरी क्यों, यानी फेरा न था। फिर जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जब मर जाते हैं या मृत्यु प्राप्त हो जाती है उन्हें, तो फिर दिल्ली से बाहर थे उस टाइम पे। फिर उस टाइम पर उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी प्रसिद्ध, गौरी सुबह सेज पर मुख पर डारी के, चल खुसरो घर आपुरे रेन भई बहु देश। हिंदी भाषा और साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने खड़ी बोली को बड़ी प्राथमिकता दी है, और जो भारत की आज राजभाषा है, और इनको पंडित व प्रेम भाषा कहा जाता है कि भाई मतलब खड़ी बोली के पंडितज्ञ थे और भाषा से बहुत प्रेम करते थे। विद्यापति का जन्म 1368 में हुआ था और दरभंगे जिले में हुआ था। इनके आश्रयकर्ता थे कीर्ति सिंह और शिव सिंह, जिनके राजदरबार में ये रहे थे। और इन्होंने 11 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी, जिनमें से 3 हिंदी में है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। विद्यापति को जयदेव का ऋणी भी कहा जाता है। कीर्तिलता चरित्र काव्य है, जिसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है और ये पल्लव थे, जिनमें इनकी वीरता शौर्य का वर्णन किया गया है। कीर्तिपताका में शिव सिंह का वर्णन है, जिनमें शौर्य वही वीरता वगैरह का वर्णन किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है पदावली, जो मैथिली भाषा में है। विद्यापति के पद्यों का संग्रह सर्वप्रथम शारदा चरण मिश्र ने किया था, और राधा कृष्ण प्रेम संगारिक थे, मतलब राधा व कृष्ण के प्रेम संगारिक का वर्णन किया गया है, जिसमें राधा का नक्सिक सौंदर्य अभिसार मान का वर्णन किया गया है। नक्सिक में भौं भंवर नासापुर सुंदर देख कीर लगाई। पदावली में भाई यौवन के दिन ही गौरव के दिन होते हैं। महादेवी जब भगवान कृष्ण महादेवी की पूजा, मतलब कि वो किसी महिला से बातचीत वगैरह करने लग जाते हैं, तो राधा जी रुष्ट हो जाती है, तो वे बहाना बनाते हैं कि मैं रात को भर महादेवी की पूजा कर रहा था, जिसमें वो बोलते हैं कि
हमर वचन यदि नहीं पढ़ती तो बुझी कर सजाती होए उचित। फिर इसमें पदावली में ही प्रणय के निरूपण में रंगरेलियाँ के बारे में लिख सकते हैं, वासना कामना लिख सकते हैं, मतलब कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण के। और जिसमें एक प्रसिद्ध कथन है, भाई साड़ी फट जाएगी तुम ऐसे छीनो मत वगैरह। तो इसमें प्रसिद्ध पंक्ति है, छोड़ कन्हैया मोर आंचल रे फाटत नव सारी, अपयस हुत जगत है भारी जानी करिए उधारी। और पदावली में प्रकृति चित्रण है, कला पक्ष बहुत सौंदर्य है, भाषा मधुर सरस, और जो लोक भाषा है वही है। अब थर्ड है ढोला मारूरा दुआ। इसके जो रचनाकार है वो है कल्लोल, कुशल राय, मतलब तीनों नाम एक ही हैं, कल्लोल, कुशल राय। और ये एक प्रबंध काव्य है, प्रबंध मतलब कथा काव्य है। और इसमें जो नायक है वो जयपुर नरेश राजा नल के पुत्र राजल कुमार ढोला हैं, जिनकी शादी 3 वर्ष की उम्र में मारवाणी से कर दी गई थी, जो 1.5 वर्ष की थी। और जो पिंगल की पुत्री थी, पिंगल में अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने के कारण पिंगल के जो राजा महाराजा हैं वो जयपुर नरेश के यहाँ आ जाते हैं, और जयपुर नरेश आरपिन दोनों का विवाह हो जाता है। और जब अकाल मिट जाता है तब पिंगल के राजा अपने देश चले जाते हैं वापस। तो राजकुमार भूल जाते हैं कि भाई हमारा विवाह कोई हुआ था, तो ये मालवणी से शादी कर लेते हैं। और जब मालवणी से शादी कर लेते हैं तब इन्हें एक कविकार था जो इन्होंने आके बताता है कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, गीत गा के। तो जबकि मालवणी को तो पता था कि भाई इनकी शादी हो चुकी है, तो ये इनको जब पता चलता है कि भाई मेरी तो मालवणी से पहले शादी हो चुकी है, तो ये उसे लेने जाते हैं, इनका कर्तव्य बनता है। तब इन्हें लेते जाते वक्त, और जब ये वापस आ रहे थे तब इन्हें पीवना सर्प जो मारवाड़ी को डस लेता है। उस टाइम पे शिव और माँ पार्वती प्रकट होती है, जो उसको उतारती है जहर वगैरह को। और एक उस आते वक्त उमर सुमर नामक शत्रु था जिनसे ये बच के आते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक भाषा का काव्य कहा है। और जो ढोलारा दुआ है यह एक श्रृंगार, इसमें ज़्यादातर श्रृंगार दिखता है। श्रृंगार भी कौन सा, विप्रलभ श्रृंगार। और विप्र श्रृंगार में मारवाणी का पूर्व रागजन्य विनय दिखता है, मारवाणी की विरह की आशंका, विरहजन्य अवस्था और प्रेमी युगल सौंदर्यकरण, इसे हम विप्रलभ श्रृंगार मानते हैं। और मारवाणी विरह में मन स्थिति को पापिया कुंज मोर का के द्वारा बताती है कि भाई मेरा ढोला लेने नहीं आता, क्योंकि ये यौवन अवस्था में आ गई थी। फिर लौकिक भावना, दृष्टिगोचर कर नहीं पता। दृष्टिगोचर मतलब कि उन्हें को पता नहीं था। यौनकुरित यौवना थी, मदन की ज्वाला थी, मदन की द्वारा। और शरीर को निरंतर हो रहा था कि भाई मतलब यौवन था, आप समझ ही सकते हैं आगे। तो जोबन हस्ती मद चढ़ जाओ अंकुश लई धरी आई, कि भाई जोबन हस्ती मद चढ़ जाओ अंकुश लई धरी आई, प्रसिद्ध पंक्ति है। और फिर मालवणी का विरह, मालवणी विरह इस कारण है क्योंकि जब दूहा मारवाणी को लेने चला जाता है ऊंट पर बैठकर, तो मारवाणी पीछे से, मतलब पहले तो ये प्रेम गारस्ते परिपुष्ट थी, ढोला को रुकने के लिए मनोहार करती है, मैं तो आपकी दासी हूँ, चिंता में जलाकर मत जाओ मुझे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी बीवी बनूँ। अनेक बहानों से ढोला को रोकना चाहती थी, लेकिन 1 वर्ष पश्चात मारवाणी को वह सोते हुए ढोला ऊंट पर सवार हो रहा था तब पाँव से लिपट कर ये कहती है, जब जब झूमई पगड़ी तब तो नैन बढ़े। मतलब जब जब वो झूमई पगड़ी पकड़ती तो तब तो नैन, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति प्रेण, जबकि मालवणी हिंदू पति प्रेरणता थी, सधर्मणी के नाते हित की कामना भी करती है जब जब चले जाते हैं कि भाई पति उचित है। फिर वो वियोग सहना में ढोलो चालो हे सकी विजय विरह निशान, हाथे चूड़ी खिस पड़ी ढीला हुआ संघाण। फिर मालवणी की वीरता का तीव्रता और करुणा का वर्णन कराए। फिर मालवणी का संयुक्त श्रृंगार नक्सिक वर्णन हुआ है इसमें मालवणी का। इसे जो मैंने कहा था कि भाई इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो इसे लोक भाषा का काव्य कहते हैं। अब जब लोक भाषा कहें तो इसमें लोक प्रेमाख्यान है, डॉक्टर
डॉक्टर सत्येंद्र हैं वो इसे लोक महाकाव्य कहते हैं। इसमें काव्य रचना और प्रकृति के आधार पर इसे लोक गाथा कहा जा सकता है। इसमें क्योंकि इसमें गीता लंबा कथानक स्थानीयता की प्रचुरता वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। उसमें राजस्थानी जन जीवन सचिव चित्रण है। अगर हम इन क्वेश्चनों को एमए में इस तरीके से लिख देते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि हमारे 60 से 70% के बीच में परसेंटेज बन सकती है हिंदी साहित्य में। यह आदिकाल का था। अब अगली वीडियो हम भक्ति काल आदि बारे में बनाते रहेंगे।